देखो आईपीसी के अंदर पनिशमेंट है जो हम अभी देखा, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट लैंग्वेज डिस्कस करेंगे और इसी में कंप्लीट हो जाएगा। पनिशमेंट चैप्टर 3 आ सकता है आपको, चैप्टर कौन सा है? 53 से लेकर 75। 53 में अब थ्योरी ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे दे रखी है, कितनी तरह की थ्योरी है, बस ऐसे पता 5 तरह की थ्योरी थ्योरी है, तो इनको ऐसे अपन थोड़ा सा याद रखना। पनिशमेंट जो कहाँ पे दिया है? सेक्शन 53। कितनी तरह की पनिशमेंट है देखो, एक डेथ पनिशमेंट होती है, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, तीसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर हार्ड वर्कर और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसको हम 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, और फिफ्थ ये हो गया, और फाइन हो गया। ठीक है, समझ गए? इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लेकिन पहले ट्रांसपोर्टेशन भी था, वाज अनदर टाइप ऑफ पनिशमेंट विच वाज ओमिटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट, इतना वो देख लेना है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक दिया होगा स्टार बना के, या कुछ भी जैसे आपका ओमिट किया होगा फुटनोट में, देखो बेरेक्ट देखते रहो, बेरेक्ट में सब कुछ है। देन यहाँ पे आपके पास लिस्ट बनी हुई है कि डेथ सेंटेंस कौन कौन से केसेस में आईपीसी के अंदर। ठीक है, डेथ सेंटेंस देख लेना, 121 132 1302, अगर कुछ सेक्शन नीचे ऊपर हो जाए तो देख लेना, टाइपिकल कुछ एरर हो सकता है, बट वैसे तो करेक्ट किया हुआ मैंने, ये देख लेना। अब देन यहाँ पे लिखा बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस शुड बी नॉट बी पास एक्सेप्ट रेयर से केस में होनी चाहिए, तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 126 127 169 आईपीसी। ठीक है, ये भी आगे बार देख लेना। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का इम्प्रिजनमेंट सब्सटीट्यूटेड, इसको ट्रांसपोर्टेशन को जो सेक्शन आपका 26 1955 को आपका यहाँ पे एक्ट है ना, 53A भी होगा, 53A है ना, 53A सेक्शन नहीं है क्या? हाँ, उसको कब सबसे यहाँ पे इंसर्ट किया गया? हाँ, तो फटाफट बोल लो आप, मतलब ध्यान नहीं है आपका पेरेक्ट पे, मतलब मैं सोचा मैं गलत तो नहीं हूँ। ठीक है, तो देन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस आपको यही पता होना चाहिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना अपने नॉलेज के लिए, बट ये छोटी छोटी चीजें, एक बार क्वेश्चन आया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया था कि एक्ट कौन सा है? 26 है ना, 26 अब 1950, ये पूछा था कि एक्ट कौन सा है, 26 है, 25 24, एक छोटा सा पॉइंट है, तो हो सकता है बहुतों का गलत होगा, मेरा भी गलत हो सकता था, क्योंकि पढ़ते नहीं ना हम इस चीज को। हम क्या करते हैं, अच्छा 1955 वर्सेस ओके, तो उसका देख लो 26 क्या है, क्या 2 4 तो अमेंडमेंट हो गया, आईपीसी में ज्यादा नहीं होगी, पर आईपीसी में ज्यादा है। ठीक है, जैसे 2013 15 18। देन नेक्स्ट इज कम्यूटेशन, मतलब माफ करना, कम्यूट करना, कम करना। 54 empower the appropriate government to commute without the consent of offender, तो मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, उसके बिना कंसेंट से कम्यूट करना, सेंटेंस ऑफ डेथ। एंड एम्पावर द सेम अथॉरिटी टू कम्यूट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच मे बी कम्यूट टू इम्प्रिजनमेंट बाय द डिस्क्रिप्शन नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, मतलब 14 ईयर से कम नहीं कर सकते लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटो जैसे ही 14 ईयर्स हो तो ऑटोमेटिकली वो कम्यूट हो जाएगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट आपने कोई ऑफेंस किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। सेक्शन 55 empower appropriate government to commute sentence of life imprisonment for term not exceeding 14 years, but this does not mean that life imprisonment is imprisonment for 14 years। याद रखना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल द लाइफ तक, उसकी एंडिंग लाइफ तक होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी 14 ईयर्स नहीं होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी 20 ईयर्स नहीं होता है। वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो 57 में आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए 20 ईयर्स हम देखते हैं कि लेस देन 20, मतलब 20 ईयर्स तक उसको रहना ही पड़ेगा। समझ गए? जैसे आपने अरविंद सिंह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें स्पेसिफिक वहां पे मेंशन किया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने बोला कि 25 ईयर तक इनको कोई मर्सी पिटिशन नहीं होगी, 25 ईयर्स तक उनको मैंडेटरी रहना, आफ्टर दैट गवर्नमेंट सोच ले उनको देना है मर्सी पिटिशन एक्सेट्रा, कम्यूट करना है कि नहीं करना, लेकिन टिल 25 ईयर्स तक कोई भी उनको कम्यूट नहीं किया जाएगा। तो लाइफ इम्प्रिजन का मतलब है टिल द लाइफ ऑफ पर्सन। ठीक है, देन सेक्शन 57 प्रोवाइड दैट कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ द पनिशमेंट, तो इसमें 20 ईयर्स आता है। जब फ्रैक्शन हम ये कुछ एक सेक्शन है जहाँ पे फ्रैक्शन हम कम्यूट करते हैं, जैसे 511 एक सकता है जहाँ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया होता है, तो वहां पे हम 20 ईयर्स कम, 20 ईयर्स तो एटलीस्ट रहना ही पड़ेगा जब कैलकुलेट करते हैं, और जब कम्यूट होती है तो एटलीस्ट 14 ईयर से कम वो कम्यूट कर ही नहीं सकते, तो 14 ईयर तो उसको रहना पड़ेगा, तब जाके कम्यूट होगा, कब? जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा।
और कुछ एक सेक्शन है जहाँ पे जैसे 116 है, 119 है, 120 और 511 ऑफ द आईपीसी, जहाँ इम्प्रिजमेंट ये फ्रैक्शन जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए 20 ईयर्स रहता है। नहीं नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस किया, जब उसको सेंटेंस हुई उस टाइम से 20 ईयर्स। एज से कोई मतलब नहीं है। मान लो सपोज आज किसी को पनिशमेंट हुआ लाइफ इम्प्रिजमेंट और कल डेथ होगी, देन ओके लाइफ इम्प्रिजमेंट खत्म। समझ रहे हो? क्योंकि ये लीगल एज को तो चाहिए नहीं। अगर मान लो कोई पर्सन है, आज उसका पनिशमेंट बस अभी बहुत जी रहा है बहुत, मतलब उसकी डेथ कब होनी है 2045 में, तो 2045 तक उसको पनिशमेंट है, वो तब तक जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो जेल में ही रहेगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। लेकिन वन थिंग कि अगर कम्यूट के लिए उसने मर्सी पिटिशन डाल ली है, कम्यूटेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, सॉरी यहाँ विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, गवर्नमेंट भी करता है जैसे 15 अगस्त को, या कभी कुछ ऐसे छोड़ देते हैं, तो हाँ ठीक है इनका बिहेव अच्छा है, अंदर बहुत अच्छा रेपुटेशन है उनका, अंदर भी तो रेपुटेशन ही होता है ना, गैंग बनी होती है, सरदार होते हैं वहां भी, आपको नहीं पता, जेल में बढ़िया सिक्का चलता है। नहीं, लाइफ इम्प्रिजमेंट कभी 20 ईयर्स नहीं होती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब टिल द रिमाइंडर जो उसकी एज है। नहीं, कम से कम कोई 14 ईयर्स नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो डेथ नहीं हुई, सिंपल। सेकेंड थिंग, अगर मान लो सपोज गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड किया कि हमने जो लाइफ इम्प्रिजमेंट पर्सन है उसको कम्यूट करना है, उसको माफ करना है, कम करना है मतलब, तो 14 ईयर से कम वो कर ही नहीं सकता। फिर 14 ईयर तो उसको रहना ही पड़ेगा जेल में। 15 ईयर मतलब 14 ईयर हो जाएंगे, उसके बाद उसको रिलीज किया जा सकता है, बट वो भी अगर 14 ईयर रिलीज हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होगा, उसके लिए भी कोई ऑर्डर पास होगा, तब जाकर रिलीज होगा, अदरवाइज नॉट। और फ्रैक्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट है वो 20 ईयर्स 57 में दिया, वो तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक सेक्शन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 160, 190, 120, 511, वहाँ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ लिखा है, क्योंकि अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट में कई बार एक्सटेंड टू, तो वहां भी के 20 ईयर्स तो उसको रहना ही पड़ेगा जेल में, आफ्टर दैट उसको अब 20 ईयर तो रहना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 होने पे उसको रिलीज किया जाएगा, उसके लिए भी कुछ ऑर्डर होंगे कोर्ट के, या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर होंगे जिनने कंप्यूट करना। तो आपने याद रखना, इसके बाद केसेस भी है नीचे, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है केसेस, उसमें करवाता हूँ आपका मैन में, तो वहां पे करवाता हूँ, ये पूरा है कम्यूटेशन और इम्प्रिजमेंट लाइफ कैसे होता है। तो मतलब आपका, आपने याद रखना कि टिल द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक उसकी एंड लाइफ नहीं होती है, तो 20 और 14 नहीं होता। और एमसीक्यूज में ये 20 वाला आया था कि फ्रैक्शन कितना ईयर्स का होता है, तो फ्रैक्शन कितना होता है 20 ईयर्स, वो भी 57 में। लेकिन 55 में 14 ईयर्स तक वो कोई कम्यूट नहीं कर सकते हैं, 14 के बाद अगर बनता है केस तो ठीक है, तो मतलब इम्प्रिजमेंट हो गया तो हो गया। एंड देन फाइन 63 से 69, 63 provide that where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine or which the offender is liable is unlimited but shall not excess it। तो मतलब फाइन, जहाँ पे फाइन पनिशमेंट लिखा है इसी सेक्शन में लिखा होता है ना, और फाइन और बोथ, तो फाइन का मतलब ऐसा नहीं लिखा कि 500 फाइन, जहाँ 500 तो वहां तो 500 ही लगाना पड़ेगा कोर्ट को, ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। जहाँ पे फाइन है वह डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन अनलिमिटेड है, कुछ भी लगा सकता है फाइन, लेकिन फिर भी क्या है, एक्सेसिव नहीं कर सकता। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलता है फाइन लगा लेगा कितना, उसको पावर ही दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है, 5,000 और 10,000, वो उससे ज्यादा लगा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, एक ऑफेंस के लिए। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये बोलता है जब फाइन है उसकी, उसने फाइन पे नहीं किया, देखो फाइन एडिशन होता है, एक आपका मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 2 ईयर के पनिशमेंट हुए प्लस 500 फाइन, अगर फाइन आप पे नहीं करते हो तो 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, समझ रहे हो, ऐसा लिखा होता है आपके ऑर्डर में। तो ये हो गया सब्सटैंटिव पनिशमेंट, ये क्या है, सब्सटैंटिव पनिशमेंट। मान लो थेफ्ट के लिए 2 ईयर की पनिशमेंट दे दी, क्योंकि थेफ्ट के 2 ईयर की पनिशमेंट कहां से दी, 379 में 3 ईयर की पनिशमेंट है, तो कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है कि चलो 2 ईयर, 3 ईयर नहीं देता, 3 ईयर मैक्सिमम है, 3 ईयर क्या मैक्सिमम, 2 ईयर की पनिशमेंट दे दी, प्लस 500 उसको फाइन लगा लिया, और साथ में लिख लिया इफ फाइन नॉट पेड विद इन 1 मंथ या वट एवर, तो देन 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, या तो फाइन पे करो या फिर 1 मंथ और एक्स्ट्रा, 2 ईयर्स प्लस 1 मंथ। ऐसा नहीं होगा कि 2 ईयर के साथ ही वो काउंट हो जाएगी, नो, पहले 2 ईयर 24 मंथ उसको कंप्लीट,
कितने मंथ की होगी फिर टोटल? 25 मंथ की होगी ना, समझ रहे? अगर फाइन पे कर देता है तो फिर वो 1 महीने की पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, क्लियर? देन लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल ये 65 एक बार देख लेना, इसमें मैक्सिमम है ऑफेंस ऑफ द पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा, ये इसमें 1/4 वगैरह लिखा होगा कुछ। 66 में भी ये देख लेना आपने। 67 में कुछ दिया है, क्या दिया है? 20 रुपीज एक्सेट्रा, मैं पढ़ लूँ मेरठ? 50 रुपीज होगा ना? हाँ, ये कोई बात नहीं, मैं ही रीड कर लेता हूँ। आप बस अंडरलाइन कर लेना इन चीजों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। 67 में बोला इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद द फाइन ओनली, ये बोलता है जहां पे फाइन नहीं है ओनली, कोई पनिशमेंट नहीं, कई बार होता है 500 फाइन ओनली बस, ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट विच मे बी कोर्ट इम्पोज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल एंड द टर्म ऑफ विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall not exceed the following scale, that is the term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees। अगर 50 रुपए से ज्यादा नहीं है तो कितना? 2 मंथ। ठीक है, 50 रुपए के ज्यादा का फाइन नहीं है, मान लो 50 रुपए फाइन किसी ऑफेंस के लिए, तो उसमें फाइन पे नहीं करता है वो, तो डिफॉल्ट पेमेंट की पनिशमेंट कितना दे सकता है वो? 2 मंथ की दे सकता है। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ when the amount shall not exceed 100 रुपीज। अगर मान लो 50 से ज्यादा और 100 से कम है तो 100 तक है, 50 से ज्यादा 100 से कम तो कितने? 4 मंथ की। एंड फॉर एनी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, एनी फाइन के लिए फिर 6 मंथ से ज्यादा वो नहीं दे पाएगा। देन 68 69 खुद देख लेना बेरक। 70 फाइन लेवल ये भी देख लेना। 71 देखना, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस where anything which is an offense is made of parts, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it to be expressly provided। Where anything is an offense falling within 2 or more separate definition of any law in force the timing by which offense are defined or punished, where several act or which one act may be, ठीक है। देखो जनरली क्या है ये सेक्शन क्या बोलता है, आप लेमन लैंग्वेज में समझो इसको। ये बोलता है मान लो सपोज आपने एक एक्ट किया तो ऑब्वियसली एक पनिशमेंट हुई, ठीक है। एक एक्ट के लिए क्या मिलेगा? एक एक्ट, एक पनिश किया, एक ऑफेंस किया आपने। मान लो ऐसा नहीं है कि आपने 4 एक्ट किए, एक्ट कितने किए? 4 किए, तो चारों के लिए अलग अलग आपको पनिश नहीं किया जाएगा। मैंने बोला 10 स्लैब के, तो क्या 10 स्लैब के लिए पनिश किया जाएगा? नहीं। या फिर बहुत सारी डेफिनेशन में जा रहा है आपका ऑफेंस, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट एक ही है, तो फिर एक ही पनिशमेंट मिलेगी, अलग अलग डेफिनेशन में नहीं जाओगे। लेकिन अलग अलग डेफिनेशन है तब आपको हर एक ऑफेंस की मिलेगी। देखो पनिशमेंट ना, जैसे मान लो 378 79 भी हुआ, 376 भी हुआ और 302 में, सब में अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी। मान लो यहाँ पे 2 ईयर्स दे दिया, यहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, इसके लिए आपको 7 ईयर्स दे दिया, ठीक है। तो मैं जो मोर सीवियर पनिशमेंट वो क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अब ये साथ में चलेगी, वो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 और 31 सीआरपीसी। दो कोर्ट को या तो कंकरेंट चलेगी या कंसेक्टिव चलेगी। कंकरेंट का मतलब होता है साथ में, एक साथ, ठीक है। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो तीनों आज से ही स्टार्ट हो रही है, 2 साल वाली भी आज से 2 साल खत्म हो गए, तो एक जो 379 वाले पनिशमेंट वो तो अब काट लिया उसने 2 साल। अब सेकंड 376 वाली 7 ईयर, जब 7 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे 376 वाली भी उसने हो गया, उसका लैप्स हो गया। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंटिन्यू चली। या फिर अगर ऑर्डर ना करता मैजिस्ट्रेट तो क्या चलता है? पहले इसमें तो क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पहले एक पनिशमेंट, फिर वो खत्म होगी, फिर दूसरी पनिशमेंट, फिर तीसरी पनिशमेंट। मान लो 1-1 साल की तीनों है, पहले 1 साल एक काटेगा, फिर दूसरे ऑफेंस के लिए 1 साल, तीसरे ऑफेंस के, इसको होता है कंसेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा? कंकरेंट। तो वो क्या कहाँ भी दिया रूल, प्रोसीजर क्या दिया है? सेक्शन 30 और 31 ऑफ द सीआरपीसी, जो करेंगे अब सीआरपीसी। हाँ, वो ऑर्डर में डालना पड़ेगा उसको। तो फिर हम ये सोचेंगे पहले एक के बाद एक, ठीक है, पर वो ऑर्डर में आ ही जाता है, मैजिस्ट्रेट को वैसे लिखना पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 73 एंड 70। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है ना, एकांत में बाकी कैदियों से अलग रखना।
किसी ऐसी जगह पे सुनसान एकांत में कुछ दिनों के लिए, मतलब बड़ा रेयर होता है कुछ कुछ कैदियों के लिए। 73 प्रोवाइड दैट if person is convicted on offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement. Such solitary confinement shall not exceed 3 months in the whole. 3 मंथ से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती है, बस ये पीरियड याद रखना है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए। और टाइम not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. तो अगर इम्प्रिजमेंट 6 मंथ है, 6 मंथ से ज्यादा इम्प्रिजमेंट नहीं है, तो सिर्फ उस 1 मंथ ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं आप। तो उस 6 मंथ में 1 महीना सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर पनिशमेंट मान लो 6 मंथ से ज्यादा है और नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मान लो पहले क्या है 6 मंथ तक की पनिशमेंट है, इसमें आप सिर्फ 1 महीने की यहाँ पे सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। दूसरा 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की पनिशमेंट, मतलब 1 ईयर तक की पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग, तो यहाँ पे आप 2 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। या फिर इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, तो अगर कोई ऐसी पनिशमेंट है जो मान लो 2 ईयर की पनिशमेंट है किसी पर्सन को, तो वहां पे आप मैक्सिमम 3 मंथ की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। लेकिन 1 टाइम भी नहीं होती, वो एक टाइम में सिर्फ आप 14 डेज रखोगे। वो 1 मंथ भी ऐसा नहीं कि 1 महीने कंटिन्यू उसको रखो, वो 74 में दिया हुआ है इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 14 डेज ऑफ पीरियड। तो 14 डेज फिर आपको गैप लेना पड़ेगा, फिर 14 डेज आप उसको इम्प्रिजनमेंट दोगे सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। वो कहाँ दिया आपका सेक्शन 74। द लास्ट इज सेक्शन 75, ये एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, लेकिन लिमिटेड सेक्शन में, लिमिटेड चैप्टर पे है, चैप्टर 12 और 17। आईपीसी के जो चैप्टर 12 और 17 है उसी पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज ए ने ऑफेंस किया, कोई भी ऑफेंस किया चैप्टर 12 और 17 का आईपीसी का, ठीक है, और उसको कन्विक्शन हो गया, और उसने फिर ऑफेंस किया, फिर उसी चैप्टर 12 और 17 का ऑफेंस किया, सभी ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता 75, किसमें चैप्टर 12 और 17 पर। फिर से उसने ऑफेंस किया, अब यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, किसका ट्रायल चल रहा है, इस वाले ऑफेंसेस का जो सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस है, ठीक है। अब यहाँ ट्रायल में क्या होगा, सेंटेंस हियरिंग होती है। आपको पता होगा कि जब जजमेंट पास होती है 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन। तो जिस दिन कन्विक्शन होगा उस दिन जजमेंट पास होगा, उस दिन इतना बोलेंगे कन्विक्टेड है। आफ्टर दैट या तो उसी दिन, या वैसे उसी दिन नहीं करते वो, दूसरे दिन वो सेंटेंस हियरिंग के लिए होते। सेंटेंस हियरिंग के दिन आप 75 का एविडेंस यहाँ पे दे सकते हो कि सर ये प्रीवियसली भी कन्विक्टेड है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अब जब तक जजमेंट पास नहीं तब तक आपको क्या पता है यहाँ पे कन्विक्ट होना कि नहीं होना है। जब जैसे ही जजमेंट बोल देंगे कन्विक्टेड है, तो ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में जो अंडर सेक्शन 12 और 17 में आता है। जो आज प्रेजेंट ऑफेंस है वो भी 12 और 17 में फॉलो हो रहा है, तो देन इसकी पनिशमेंट एनहेंस हो जाएगी। मान लो सपोज आज का जो ऑफेंस है जनरली इसकी जो पनिशमेंट है मान लो 3 ईयर थी, ठीक है, तो 3 ईयर नहीं मिलेगी। अब इसको सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए क्या मिलेगी, इसको यहाँ पे shall be guilty of an offense punishable under the chapter of like imprisonment or like shall subject to the imprisonment life or imprisonment restriction about 10 years, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर एक्सटेंड टू 10 ईयर्स तक कर सकते हैं उसको। क्योंकि हो सकता है मान लो छोटा सा एग्जांपल है थेफ्ट, मान लो पहले इसने थेफ्ट किया, थेफ्ट के लिए कितनी पनिशमेंट है 3 ईयर्स है। स्टार्टिंग में इसको मान लो यहाँ पे 2 साल भी मिला होगा, ठीक है, पनिशमेंट मिला होगा। आफ्टर दैट फिर उसने थेफ्ट कर लिया, अब ये 75 वाला सेक्शन लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको 3 ईयर नहीं मिलेगी ना 2 ईयर मिलेगी, अब सीधे इसको लाइफ एक्सटेंड टू 10 ईयर्स रखो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सटेंड टू 10 ईयर्स मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट। कंप्लीट मतलब विद इन तो वो अंदर ही होगा, हाँ तब तो वो अबैटमेंट में आ जाएगा ना, तब डायरेक्ट नहीं है ना वहाँ पे। वो अगर वो किसी के थ्रू करवाएगा तो वो तो अबैटमेंट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा, ठीक है, वो फिर आपका चार्ज अलग हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें भी है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑफेंस होना चाहिए पर्सन का, ठीक है। तो अगर वो मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल यस, अगर यहाँ पे अबैटमेंट के थ्रू करता है, अब एक और मान लो ए ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, चैप्टर 12 और
चैप्टर 7 में अबैटमेंट किया, अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट। उसको अब यहाँ पे चार्ज कौन सा लगता है, ये चैप्टर 12 और 17 में नहीं माना जाता है। अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट वहां पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज कौन सा लगेगा 109 का। तो चैप्टर 12 और 17 का चार्ज ही नहीं लगा, समझ रहे हो। अब उसने सेकंड ऑफेंस किया कहाँ पे 12, अब उसने खुद थेफ्ट किया, ठीक है। अब इसको अनाउंसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या उसने प्रीवियस जो ऑफेंस था वो चैप्टर 12 और 17 का नहीं था, ठीक है, वो ऑफेंस 109 का था, यहाँ पे था। अब मान लो सपोज जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो मान लो ए है, वो ऑफेंस करता है थेफ्ट का और वो जेल के अंदर है 2 इयर्स है, अब वो सजा काट रहा है, ठीक है, और उसने अंदर से अबैटमेंट किया, ठीक है, तो ये तो चार्ज ही 109 का लगेगा, इसको तो चार्ज 109 का, ये 12 और 17 में नहीं आएगा, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट का क्वेश्चन ही अरोज नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आपका 1 to 75, इसको रीड कर लेना। टुमारो हम जो करेंगे वो है आपका 76 to 106 प्राइवेट डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन, पूरा हम कंप्लीट कर देंगे कल की क्लासेस में। बस आपने क्या करना है, इसके आज के एमसीक्यूज, मुझे लगता है टेस्ट पेपर 1 और 2 या 3 तक, मेरे ख्याल से 2 या 3 तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इनको एक बार अटेम्प्ट कर लो, बस एक बार अटेम्प्ट कर लो, चाहे पीडीएफ देख लो या चाहे आप अटेम्प्ट कर लो उनको। अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, पीडीएफ में देख लो, जैसे भी करना आपने 1 आवर या 1.5 आवर इसके लिए दे दो और हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, मैंने डायरेक्ट बता दिया कहाँ कहाँ पे, पूरे पूरे सेक्शन पे नहीं जाना आपने अभी, आपने बिल्कुल हाईलाइट करना, जब पॉइंट मैंने हाईलाइट किया उसी चीज पे जाना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। जब आईपीसी होगा तब आप, जिसका हो चुका है वो तो अच्छे से 34 भी आज रिवाइज कर लेना, जिसका हो चुका है उसके लिए 2 टॉपिक है, एक आपका सेक्शन 1 to 4 और दूसरा 34 से 38, यही टॉपिक है इसके, यही 2 टॉपिक है मेंस पर्पस के लिए, ठीक है, बाकी आपका प्री के लिए, समझ गए। नेक्स्ट क्लास टुमारो। मेंशन किया ना, देखो इलीगल ऑमिशन है, एक्ट मेंशन किया, तो वो एक्ट ऑफ ऑमिशन बोला जाता है। नहीं 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 नहीं, उसको एक्ट तो एक्ट ही होगा, एक्ट ऑलवेज एक्ट रहेगा, ओमिशन ऑलवेज इलीगल ओमिशन रहेगा। एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन हो सकता है, एक्ट ओमिशन नहीं होता ना, एक्ट ओमिशन नहीं होगा कभी भी। एक्ट, एक्ट भी एक कार्य है हिंदी में, ओमिशन भी एक कार्य है, वो भी कोई एक्ट है जो एक्ट करे, लेकिन ओमिशन किसके ऊपर, जिसके ऊपर ड्यूटी, मतलब उसने ओमिट किया, वो उसने वो ड्यूटी फुलफिल नहीं की। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक टैंक है पानी का, ठीक है, पानी का टैंक है, गांव के बाहर पानी का टैंक है, और ए को यहाँ पे अपॉइंट किया गया किस चीज के लिए, कि अगर कोई यहाँ पे गिरता है इसमें, या कोई इसमें किसी को जाने मत देना, कि बहुत गहरा टैंक है, बहुत इसमें डेप्थ ज्यादा है, तो इसको गार्ड बना दिया यहाँ पे, अब इसको ड्यूटी दे दी, या वे लीगली बॉन्ड है ना। ओमिशन में क्या होता है, लीगली बाउंड होता है पर्सन, कि वो एक्ट उसको करना ही पड़ेगा अपनी ड्यूटी, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तब वो लाइबल होगा उस एक्ट के लिए, उस ऑफेंस के लिए। अब मान लो सपोज बी है, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, अब यहाँ पे एक्स यहाँ पानी में चलेगा, बी ने नहीं बचाया, तो बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन ए ने ऑफेंस किया, ए का ड्यूटी थी उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था, अपॉइंट किया हुआ था, लेकिन बी ने कोई ऑफेंस नहीं, बी की ना तो कोई ड्यूटी, ना कुछ उसके एक्ट के थ्रू भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अगर बी क्या करता है, एक्स यहाँ पे खड़ा था, बी ने उसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, अब बी ने एक्ट किया, बी ने ओमिशन नहीं किया, बी ने क्या किया, एक्ट किया, ठीक है, एक्ट कोई भी पर्सन कर सकता है, ओमिशन वही होगा जिसके ऊपर हमने पहले ड्यूटी रखी है, आफ्टर दैट अगर वो फुलफिल नहीं करता ड्यूटी, वो आपका ओमिशन होगा, ठीक है।